बच्चों आज हम लोग 16/9/2022 की तृतीय पाली में पूछे गए हिंदी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि हिंदी के प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी आप लोग के एग्जाम में? 30 रहेगी। कितनी रहेगी? 30 प्रश्न रहेंगे आपको। और इस 30 प्रश्न में आप लोग को यह अनुभव हो गया होगा कि प्रश्न किस तरह से होंगे। जैसे कि सबसे पहले मुहावरा होगा आपका, शुद्ध अशुद्ध वाला होगा, पर्यायवाची होगा, विलोम शब्द होगा, गद्यांश होगा, अलंकार होगा, पद होगा, छद होगा, रस होगा, नहीं वाच्य होगा। तो हम लोग ऐसे ऐसे टॉपिक को जहाँ भी मिले उसको फट से पढ़ के याद कर लेंगे। क्योंकि ये लैंग्वेज पेपर में जो है कुछ चीज़ आपको याद करने वाला, जैसे कि मुहावरा बिना याद किए हुए काम बनेगा नहीं। इसलिए तो आपको पहले से भी इस बात की जानकारी है कि जी के मतलब समुद्र, जी के मतलब समुद्र जो कि अथाह होता है। अधिक से अधिक पढ़ेंगे तब परीक्षा में कम से कम बन जाएगा, कम से कम मिल जाएगा। तो आइए प्रश्न पर ध्यान देते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सभी लोग सेट को ध्यान से देखिए। पहले हम एक बार पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित पंक्ति में इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। इसके बाद बोलेंगे कि कौन सा वर्णिक छंद पूछ रहा है। तो वर्णिक छंद को हम लोग इनसर्कल कर लेंगे, घेर लेंगे। तो ये वर्णिक छंद के बारे में जरा पहले इसको पढ़ना पड़ेगा हमें। आए प्रजाधीप निकेतन पास उधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। इसमें से पहले कुछ वर्ड के बारे में आप लोग जानकारी लीजिए। यहाँ पर है निकेतन। निकेतन का मतलब क्या होता है? सही बोले आप। निकेतन का मतलब क्या होता है? घर होता है, ठीक है। और पूरा प्रसार, प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलाना। प्रसार मतलब फैलाना। करुणा का मतलब क्या होता है बताइए? करुणा मतलब दया, ठीक है। तो ये जो स्लोगन है इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें वर्णिक छंद कौन सा है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है ना, इसको आप लोग क्या करेंगे, 2 बार पढ़ करके और इसको वहीं पर छोड़ देंगे। जो जानने की जरूरी थी वो आपको बता दिए। तो या बताइए, निकेतन का मतलब, प्रसार का मतलब, करुणा का मतलब, ठीक है। तो अब ये प्रश्न यहाँ तक समझ गए। इसमें कॉन्सेप्ट हम आपको अभी नहीं देंगे फिलहाल, इसलिए इस प्रश्न को आप 2 बार पढ़ के इसका क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, छोड़ देंगे, याद नहीं करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ 2 नंबर प्रश्न जो है आपका अमृत का पर्यायवाची पूछ रहा है। किसका पर्यायवाची पूछ रहा है? अमृत का पर्यायवाची। बताइए पर्यायवाची को और हम क्या कह सकते हैं? समानार्थी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समानार्थी शब्द कह सकते हैं। तो अमृत का पर्यायवाची पहले आप लोगों को पता है कि नहीं, ये मतलब बताइए आप लोग। क्या सा पता है? पीयूष है, सुधा है ना। और बताइए, और जानकारी नहीं है? आइए पहले इस पर हम जान लेते हैं। देखिए अमीय है, अमीय देखिए मिलता है, अ म है ना, अ म में री लगा हुआ है। अमृत अमीय मिलता है कि नहीं मिलता है? इसलिए बताइए अमृत का पर्यायवाची शब्द अम्लीय, अमीय, अमीय, ठीक है। क्या है? अमीय, अमीय। याद रहेगा ना। पुस्तक मैंने पुस्तक पढ़ी। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, मैंने पुस्तक पढ़ी। हम आपको बताए थे जब द्वारा रहता है तो कौन सा वाच मारिएगा? हाँ, द्वारा में कर्म वाच मारिएगा। और जब फीलिंग की बात हो तो वहाँ पर भाव वाच मारिएगा। यहाँ पर कहता है कि मैंने पुस्तक पढ़ी, हमने यह कहानी लिखी, मैंने साइकिल ठीक किया, मैंने ये घर बनाया। इस तरह का जो भी सेंटेंस आए वो आपको कृतवाच हो जाएगा। क्यों? ऐसा सुन लीजिए। आपने उसे पीटा, आपने उसे पीटा, तो काम कौन कर रहा है? आपने। तो इसलिए यहाँ पर किनकी प्रधानता है? आपकी। आपकी मतलब कि सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट पढ़ाए थे ना। सब्जेक्ट मतलब हिंदी में उसे कहते हैं कर्ता, और कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करे, जो काम करे। राम ने रावण को मारा, तो मारने का काम कौन किया? राम सब्जेक्ट हो गया, यानी कि राम कर्ता हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि राम ने रावण को मारा, अब यहाँ पर राम जो है, राम ने रावण को मारा, यहाँ पर कौन सा वाच है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो कृतवाच है। क्या है? कृतवाच है। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, राम के द्वारा रावण को मारा गया, कैसे पकड़े? द्वारा से, ठीक है ना। तो बात समझ गए ना। तो चलिए, मैंने पुस्तक पढ़ी, हमने यह लिखी, हमने तुम्हें पीटा, हमने ये काम की, मैंने दिल्ली गया। बात समझ में आ रहा है? जब भी काम करने का बहुत माने असर किस पर पड़ेगा? कर्ता पर, तो वहाँ पर कृतवाच हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं ये बात? बताइए, हम लोग धान काटे,
कौन सा वाचक होगा? कृतवाचक होगा। हम लोगों के द्वारा धान काटा गया, बात समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न है आपका, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो बताइए यहाँ पर देखिए, ना खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो इस परिस्थिति में सबसे पहले तो देखिए न का उच्चारण बार बार हो रहा है, और न का मतलब क्या होता है? विरोध होता है ना। हम आपको बोलेंगे कि आप अंगूर खा लीजिए, आप कहेंगे कि हम नहीं खाएंगे, इसका मतलब आप मेरे विरोध में है ना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार है। और जब न इधर के रहे न उधर के रहे तो विरोधी में न है, ठीक है। चलिए अब है, अब तो सूरज भी, सूरज है क्या? सूरज है, क्या है? अब तो सूरज भी, बताइए तो सूरज कौन सा शब्द है? तत्सम तद्भव क्या है? तत्सम है। अब तो सूरज भी सिर पर आ गया, उक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर आपको व्यंजना शक्ति है। अब तो सूरज भी सिर पर आ गया, कौन सी आपको शक्ति है बताइए? व्यंजना शक्ति है। चलिए अब तो सूरज भी सिर पर आ गया है ना, उक्त वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो व्यंजना है। अब देखिए इसको व्यंजना शक्ति कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझ लीजिए। जैसे हम बोलेंगे आप तो IPS का एग्जाम भी पास कर जाइएगा, बताइए इनके लिए क्या ये रियल हुआ या मजाक हुआ? रियल मजाक। अभी इनका तैयारी है जो ये IPS बन जाएगा? तैयारी करेंगे तो अभी वर्तमान की स्थिति इसका क्या है? नहीं है। तो इसलिए ये बात जो हो गया ना, हंसी मजाक वाला हो गया, यानी कि व्यंग्यात्मक हो गया। हम इनको बोलेंगे कि तुम तो आर्मी बन सकते हो, अब बताइए इनका हाइट है आर्मी बनने लायक? अगर ये बात बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? मजाक। ये हंसी व्यंग हुआ, व्यंग मजाक हुआ। तो इस तरह का बात जब भी आए तो आप वहां पर व्यंजना शक्ति मारिएगा। क्या मारिएगा? व्यंजना शक्ति। अब शब्द पर ध्यान दीजिए। अब तो सूरज भी सिर पर आ गया। अब एक बात बताइए, सूरज कभी आपके सिर पर आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको व्यंग की बात है, ये वाला बात समझ में आ रहा है? तो ये व्यंग की बात है, इसलिए व्यंजना शक्ति। तो व्यंजना शक्ति भी आप लोग समझ गए होंगे हमारे विचार से, कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? जी। मान के चलिए कि एक छोटा सा बच्चा है, गोलू है, ठीक है, और गोलू क्या किया कि गाय को उठा के पटक दिया। बताइए कौन सी शक्ति हो गई यहाँ पर? क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि गोलू गाय को उठा के पटक नहीं पटक सकता है ना। उसके लिए जैसे अब दादा के साथ उसको भूसा खिला रहा था, तो वो बोलेगा कि दादा हम भी ये चीज़ करें, हाँ, तो इनके दादा बोलेंगे कि हाँ हाँ तुमसे तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोध हो रहा है? मजाक की बात हो रही है, व्यंग की बात हो रही है। तो उस परिस्थिति में शब्द की कौन सी शक्ति? चलिए व्यंजना शक्ति हो जाएगी, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। पहले ये बताइए आप लोग, रघुबर का मतलब क्या होता है? रघुकुल के, रघुकुल वंश के जो बर है, बर में समझते हैं ना, बर कन्या, तो उसको कहता है रघुबर, ठीक है। रघुबर बाल पतंग, बाल मतलब बाल मतलब बच्चा, धिया पुता है ना। पतंग मतलब पतंग समझते हैं ना, उड़ने वाला जो होता है। फिर है आपको उदय, ये विकसे संत सरोज, सरोज मतलब कमल। हर्षे मतलब हर्ष मतलब खुश होता है, तो हर्षे दे दिया यहाँ पर। लोचन मतलब आँख होता है, ठीक है। इससे कुछ जानिए, एक बार फिर से जानिए। बताइए रघुबर मतलब रघुकुल का बर, बाल मतलब धिया पुता, बोलिए। सरोज मतलब कमल, हर्षे लोचन भृंग, मृग मतलब हिरण होता है, भृंग मतलब क्या होता है आप लोग सोच के अगले दिन बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, ऑप्शन ए में आपका है अनुप्रास अलंकार, बी में है उपमा अलंकार, सी में है रूपक अलंकार और डी में है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार, इसको किस तरह से किया गया है, समझ में कुछ आया आप लोगों को? हम क्या बताएं आप लोगों को, बताइए। तो रूपक अलंकार के बारे में बता रहे थे ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको इस प्रश्न को भी आप लोग 2 बार पढ़ के और इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, रटना इसको नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
माया महा ठगनी हम जानो त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है ना। माया महा ठगनी हम जानो त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। तो बताइए तो इसमें ठीक है। तो यहाँ पर आप श्लेष अलंकार के बारे में भी आपको कुछ जानकारी आपको हम दे दें। आइए श्लेष अलंकार के बारे में कुछ जानकारी आप लोग लीजिए। एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं तो उस परिस्थिति में वहाँ पर आपको क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार। हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? त्रिगुण। देखिए त्रिगुण का मतलब होता है तीन गुण। त्रिगुण का मतलब तीन गुण होता है। और यहाँ पर इसका अर्थ जो बताया गया है, दूसरा बात कुछ और भी बताया गया है। यहाँ पर त्रिगुण का मतलब तीन गुण भी होता है, दूसरा तीन धागों वाली रस्सी भी होता है। नहीं समझे मेरा बात? देखिए त्रिगुण है ना, तो इसमें श्लेष अलंकार में क्या बताया अभी आपको? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर त्रिगुण है ना, इस त्रिगुण का कितना अर्थ है? दो अर्थ है। एक है आपको तीन धागे वाली रस्सी, एक है आपको तीन धागों वाली रस्सी हुई, और एक क्या है? एक का मतलब होता है तीन गुण, और तीन गुण मतलब कौन कौन सा गुण? सुन लीजिए, सत्व रजस और तमस। बोलिएगा, सत्व रजस और तमस। तो बताइए त्रिगुण में कितने अर्थ है? दो अर्थ है। पहला अर्थ तीन गुण है ना, सत्व रजस तमस, और दूसरा जो आपका है वो क्या है? तीन धागों से, बोलो तीन धागों वाली रस्सी। तीन धागों वाली रस्सी। तो बताइए जब यहाँ त्रिगुण का मतलब दो अर्थ आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा अलंकार? जो कि श्लेष अलंकार का परिभाषा कहता है जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या बताइए जरा परिभाषा ही बोल दीजिए आप लोग। एक शब्द के अनेक अर्थ श्लेष अलंकार कहते हैं। जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। फिर से बोलिएगा जरा। जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इतना स्लो बोलिएगा तो काम चलेगा, और फास्टली बोलिए ना। चलिए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए है किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए। बताइए ये कह रहा है कि कौन सा अशुद्ध है, तो ये आपको शुद्ध है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला वह हाथी पागल हो गया है। हाथी पागल, बताइए हाथी पागल नहीं होता तो? हाथ नहीं रहता तब गलत। हाँ हाथी नहीं रहता तब गलत होता, लेकिन वह हाथी पागल हो गया, ये बिल्कुल सही है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। गाजर को काट खरगोश खिलाओ। बताइए सही है कि गलत है? यहाँ ये रहता ना कि गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ। तो हम बताए थे आपको, यहाँ पर किसकी गड़बड़ी है बताइए तो जरा आप लोग। शब्द की है। सेटिंग अरेंजमेंट, सेंटेंस को ढंग से इसको बैठाया नहीं गया है, सेटिंग नहीं किया गया है। नहीं समझ में आया मेरा बात? ठीक है, तो यही बात आपको पहले बता रहे थे, जो कि इससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए आप लोगों को दिमाग नहीं खुला। जैसे हम बोलेंगे राम को आम खाता है। राम को आम खाता है। आम को सही है? सही नहीं है ना। लेकिन यही बोलेंगे कि राम आम खाता है तब सही हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर कि खरगोश को काट कर गाजर को खिलाओ, है ना। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, गलत ना है। गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, ये अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, पौ नहीं है, पौ क्या बोलिएगा? पौ है ना। पौ फटना है ना, मतलब यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पौ फटना की बात, यहाँ पाँव नहीं है, याद रखिए। यहाँ पर आपको जो है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पौ फटना का मुहावरे का अर्थ है प्रातःकाल होना। प्रातःकाल होना। अब ध्यान दीजिए, देखिए पौ फटना है ना, तो पौ फटना का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर याद रखने के लिए हम आपको बता दें तो थोड़ा आप लोग बोलेंगे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पर सीधे याद कर लीजिए। क्या बताया आप लोगों को, छोड़िए खराब लगेगा। पौ फटना मतलब सूरज जो निकलता है तो सूरज धरती इसको बादल को फाड़ के निकलता है ना, तो इसलिए सोच लीजिए जब बादल फाड़ के सूरज निकलेगा तो क्या हो जाएगा? प्रातःकाल हो जाएगा, मतलब सुबह हो जाएगा। तो बताइए पौ फटना का अर्थ क्या हुआ? होना, प्रातःकाल होना। अब है वज्रायुध। बताइए पता है कि नहीं आप लोगों को? वज्रायुध कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास में किस पद की प्रधानता होती है? नहीं होती है। अच्छा अब बताइए तो कर्मधारय समास जो है इसमें किस पद की प्रधानता होती है? बहुत अच्छा, ठीक है, प्रश्न समझ में आया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक किन्ह
परहरि निवेशे। पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग? बताइए कौन सा अलंकार है? श्रृंगार रस से। क्या बताए थे आपको? छवि कि से आप देखिए, मान के चलिए अभी इनको देख लीजिए, अभी ये इतना सज धज के आए हैं नहीं कि इनको देखते हुए मेरा मन ही नहीं एकदम से थक रहा है। इसी तरह से जब कोई लड़की भी सामने से गुजरती है तो हम लोग उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो श्रृंगार करके आती है। यही बात पहले बताए थे। चलिए याद कर लीजिए कि राम भगवान, जरा ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। थके नयन रघुपति, तो रघुपति रघुकुल के पति ना। थके नयन रघुपति छवि देखे, है ना, पलक किन्ह परहरि निवेशे। मतलब रघुपति जी इस तरह से उनका छवि है कि उनको देखते हुए आँख नहीं थकता ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? श्रृंगार क्योंकि श्रृंगार किए है ना, तो श्रृंगार में तो सब अच्छा लगवे करेगा, इसलिए वहाँ पर श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, प्रश्न हुआ था शायद, बताइए। इसमें उसका कितना विशेषण पदबंध। अत्यंत आज्ञाकारी है, कौन सा विशेषण पदबंध है बताइए। विशेषण पदबंध। अब देखिए यहाँ प्रश्न में क्या है आपका कि उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द जो है वह कौन सा पदबंध है? तो रेखांकित मतलब जो अंडरलाइन किया हो, रेखांकित का मतलब तो पूछ रहा है आपको कि यहाँ जो अत्यंत आज्ञाकारी की बात बताया जा रहा है तो यह कौन सा पदबंध है? विशेषण तो पदबंध। देखिए याद रखिए, जब संज्ञा का विशेषता बताया जाएगा तो संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध, जब सर्वनाम की विशेषता बताया जाएगा तो सर्वनाम। जब विशेषण का पदबंध। विशेषण अब पदबंध। समझ में आया? तो देखिए वही बात कर रहा है कि उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, तो किसके बारे में बता रहा है? कुत्ता के बारे में। तो कुत्ता जो हुआ क्या हुआ? संज्ञा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको संज्ञा के विशेषता को बता रहा है ना, जब संज्ञा की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको विशेषण पदबंध हो जाएगा। विशेष बात क्या बता रहा है? विशेषता मतलब क्या होता है? मतलब कुछ विशेष बात, कुछ गुण, कुछ दोष, कुछ विशेष बात। नहीं समझ में आ रहा है? तो विशेष बात क्या है कि वह कुत्ता आज्ञाकारी है, अत्यंत आज्ञाकारी है, इसलिए यहाँ पर आपको विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, बताइए। पक्षी उड़े तो हाँ, इसको जरा सीख लीजिए आप लोग। पहले ये बताइए कि काल कितने प्रकार के? 3। आप दिल्ली जा रहे हैं, वर्तमान काल, आप दिल्ली जाएंगे, भविष्य काल, आप दिल्ली गए थे, भूतकाल। गए थे तो जब ये था थे तो भूतकाल, और जाएंगे तो भविष्यकाल, और जब जो है सो आप अभी जा रहे हैं तो वर्तमान काल। ये तो पता है ना आप लोगों को? तो काल के कितने भेद? 3। चलिए, पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। वर्तमान काल का। अंग्रेजी में कहे तो प्रेजेंट टेंस का। किसका? प्रेजेंट टेंस। समझ। चलिए ठीक है, कम होना भी नहीं चाहिए, शेर बनिए बकरी नहीं। आइए, नित्य की नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है। पहले ये बताइए, नित्य मतलब? प्रतिदिन। नित्य मतलब प्रतिदिन, है ना, रोज। नहाता मतलब नहाना, है ना। और क्षीर का मतलब बताइए? खीर। क्षीर का मतलब खीर भी होता है और पानी भी होता है। क्षीर का मतलब खीर, पानी। खीर भी होता है और पानी। जल भी होता है। और सिंधु मतलब बताइए? नदी सिंधु मतलब समुद्र होता है। क्या होता है? समुद्र। समुद्र होता है। तो कहता है कलाधर है सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। इस पंक्ति में कह रहा है कि कौन सी अलंकार है, तो बताइए आप लोग कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रश्न को आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो 2-3 शब्द के बारे में बताए उसको याद रखेंगे और इसके बाद फिर इस प्रश्न को 2 बार पढ़ करके आप लोग छोड़ देंगे। फिलहाल इसका आंसर जो उत्प्रेक्षा दे रहा था, तो ये बताइए आप लोग कि उत्प्रेक्षा के बारे में ट्रिक क्या बताए थे? मानो जानो, मानो जानो मनु जनु मनु ज्यो निश्चय और ईव, इतना चीज रहेगा अगर स्लोगन में, तो आप पकड़ लीजिएगा कि यहाँ पर जो है आपको क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, बात समझ गए? चलिए अगला है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, है ना। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, बोलिए आप। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार के बारे में भी कोई कॉन्सेप्ट, यहाँ कोई ट्रिक नहीं आ रहा है, इसलिए इसको आप क्या कीजिए? हाँ, जो ट्रिक है उस ट्रिक के हिसाब से यहाँ बैठ नहीं रहा है, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए 2 बार पढ़ करके। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो स्वर संधि का उदाहरण क्या है? कैसे आप लोग पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे ये बात बताए थे कि नहीं? रत्न जोड़ आकार होगा इसका, और रत्न जोड़ आकार तो होगा, ये तो बात समझ गए। हाँ, तो सब में अय और आ रहा है ना, रत्न, बोलिए रत्न। नौ में क्या आया? और इधर आकार है, तो इसलिए दोनों में क्या आया?
अ आया तो जब स्वर में स्वर मिलता है तो स्वर संधि, इसलिए यहाँ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा रत्नाकर। बात समझे? चलिए दिगंबर का संधि विशेष बताइए आप लोग। चलिए दुष्कर्म का बताइए, कर्म। वागीश का बताइए, वाक जोड़ ईस, वाक जोड़ ईस, याद रखिएगा वागीश का, ये वाक होगा, ठीक है। किस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ, अभी जस्ट पढ़े थे, किस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं बताइए। अलंकार में चलिए किस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ का बोध कराता है? देखिए इस प्रश्न को जरा बढ़िया से समझिए। एक ही शब्द का अनेक अर्थ बोध कराता है, तो जैसे कि मान के चलिए है कनक कनकते सगुनी, मादकता अधिकाय। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकाय, मतलब यहाँ पर क्या है, कनक का कितना बार यूज किया गया है? 2 बार। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि देखिए 2 बार से अधिक यूज किया गया हो, जब किसी स्लोगन में जब 2 या 2 से अधिक बार किसी शब्द का यूज किया गया हो। हम क्या बोले पहले इस बात को बताइए। मतलब कोई भी स्लोगन हो, कोई पंक्ति हो, उसमें आपको कोई एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार यूज किया गया हो, क्या बोले फिर से बताइए। 2 बार या 2 बार से अधिक बार। किस में? किसी भी पंक्ति में, हाँ, पंक्ति में हाँ। 2 या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से हाँ, अधिक एक ही शब्द का, एक ही शब्द का एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार, जैसे कि कनक है, कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकाय, मतलब जैसे कनक कनकते 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कनक कनकते 2 बार आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको तो यहाँ पर एक कनक का मतलब सोना होता है, वहीं पर एक कनक का मतलब आपको जो है सो धतूरा होता है। तो अब बताइए शब्द वही था ना, एक ही शब्द था ना, लेकिन एक शब्द का यूज कितना बार किया गया है? 2 बार। अब इसी तरह से यदि 2 बार हो या 2 से अधिक बार हो और उसका अर्थ अगर बार बार अलग अलग आता हो, तो उस परिस्थिति में आप वहाँ पर यमक अलंकार मारिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि किस अलंकार में एक ही शब्द, मतलब शब्द क्या होगा? एक ही होगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग। तो वही बात तो बता रहा है, अलग अलग मतलब अनेक अर्थ। क्लियर हुआ कि नहीं? अलग अलग मतलब अनेक अर्थ, बहुत सारा अर्थ का बोध कराए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मानवी ये यमक अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे। चलिए छंद के कितने भेद हैं? क्या लिखा हुआ है? छंद के कितने अंग हैं? तो बताइए आप लोग, छंद के कितने अंग हैं? 9 अंग है। चलिए बताइए छंद के 9 अंग कौन कौन से हैं, ये पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो बोलिए, मेरे साथ बोलिए। गति, यति, दो बोलिए तो फिर से। गति यति। फिर बोलिए मात्रा, वर्ण। क्या बताए? गति यति मात्रा वर्ण। इसके बाद है तूक। क्या है? तूक। इसके बाद है लय। इसके बाद है आपको गुण, ये गण है, गण। लय के बाद गण, फिर है पद और इसके बाद है चरण। तो एक बार पुनः हम ट्रिक से बताते हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए गति बोलेंगे तो यति याद आ जाएगा, ठीक है? तो गति तो यति। अब देखिए अगर कहीं पर वर्ण का यूज करते हैं हम लोग, तो वर्ण पर मात्रा आप देते नहीं देते हैं? तो इसीलिए पहले वर्ण याद रखिएगा, फिर क्या याद रखिएगा? मात्रा। 2 बात हुआ याद। चलिए इसके बाद आपको है लय। क्या है? लय। तो देखिए लय, अगर कोई भी गीत आप लय में गाइएगा तो लोग कहेगा कि हाँ एकदम लगता है कि एकदम तुक के हिसाब से ही गा रहा है, ठीक है? अगर ये समझ में नहीं आए तो बस पहले ये चारों को याद कीजिए। क्या क्या बताए चारों? गति यति वर्ण मात्रा। इसके बाद मात्रा जो हम लोग यूज करेंगे, इसका लय। लय के बाद हो गया आपको जो है सो तुक। लय के बाद तुक। लय के बाद तुक हो गया। तो चलिए इतना तो याद हो गया। अब है इसके बाद गण पद चरण। बोलिए गण पद चरण। गण। देखिए गण मतलब क्या होता है? बंदूक। बंदूक से हम किसी को मारेंगे कहाँ पर? पैर पर मारेंगे। तो पैर को पाद भी कहा जाता है ना। पाद बिंदु मतलब नीचे का बिंदु। तो नीचे का पाद बिंदु कहाँ पर? आपका नीचे पाद पैर के पास ना। तो इसीलिए चलिए गण याद हुआ। गण कहाँ मारेंगे? पैर में। पाद पर ना,
पाद मतलब पद पैर पर ना, ठीक है, पैर में मारेंगे तो पाद से याद आ जाएगा आपको पद। तो गण, पद और चरण, तो वही बात है, पद पर मारिए चाहे चरण पर मारिए, बात तो बराबर ही है। तो अब बोल के बताइए जरा आप लोग फटाफट से। गति, यति, मात्रा, वर्ण, हाँ वर्ण, मात्रा, लय, तुक, चरण, गण, पद, चरण। अब आप लोगों को याद हो गया होगा। तो बताइए वर्ण ये छंद कितने हैं? 9 छंद की संख्या कितनी है? 9 चलिए, छंद की संख्या 9 है या छंद के अंक कितने हैं? तो 9 है। अगला है सामसिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना। ये आपको बैक क्लास में भी आया था, क्या आप लोग याद किए हैं? जी। तो उसमें आप पढ़े होंगे कि सामसिक शब्दों को जब हम और स्पष्ट कर देते हैं तो स्पष्ट कब करते हैं? जब उसको विग्रह करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे नील है कंठ, सॉरी नीलकंठ, और जब उसको विग्रह करते हैं तो कैसे बोलते हैं? नीला है जिसका कंठ। तो विग्रह कर दिया तो और स्पष्ट हो गया ना, नहीं समझ में आया? तो वही बात कल भी बताए थे, आज ही बता रहे हैं, ठीक है। तो सामसिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। अगला है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या है लिखा हुआ? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद जो हो जाएगा आपको प्रति जोड़ एक होगा। क्या होगा? प्रति जोड़ एक होगा। ठीक है, ये तो आपको याद करने की चीज है। ठीक है, अब चलिए गद्यांश पर चलते हैं। गद्यांश को कहता है पढ़कर प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, तो एक बार हम लोग गद्यांश को पढ़ने से पहले कहाँ पर हम जाने के लिए बोले थे? पहले प्रश्न पर जाने के लिए हम बोले थे। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न पर जाएंगे पहले। ठीक है, लाइए तो सेट वाला। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न है सपूत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अब एक बात बताइए कि ये चीज गद्यांश से बनने वाला है? इसका मतलब है कि हम लोग परीक्षा में क्या करेंगे? पहले प्रश्न में जाएंगे। जब प्रश्न पर जाएंगे, प्रश्न ग्रामर से बन जाएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे? गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे। जब ग्रामर से नहीं बनेगा तो हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो बताइए सपूत में, किसमें? सपूत शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? बताइए उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले शब्दों का वह अंश जो किसी भी शब्द के पहले आकर के लगता है, अर्थ को बदल देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो सपूत में कौन सा उपसर्ग हुआ? सपूत में क्या हुआ? स हुआ। सपूत में क्या हुआ? स हुआ। ठीक है, तो अब आपको समझने की कोई जरूरत, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। गद्यांश को समझ गए होंगे। चलिए, ये आपका गद्यांश है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका ऐसे करके था गद्यांश, और इसके अंतिम में ये प्रश्न था आपका सपूत में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग हो जाएगा आपको 100। चलते हैं अगले प्रश्न पर। माधुर्य गुण किस रीति के अंतर्गत आता है? देखिए, माधुर्य गुण जो है वो किस रीति के अंतर्गत आता है? तो बताइए माधुर्य गुण किस रीति के अंतर्गत आता है? वैदर्भी रीति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वैदर्भी रीति के अंतर्गत। माधुर्य गुण किस रीति के से संबंधित है? ठीक है, वैदर्भी रीति के अंतर्गत। इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये रटने वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना। चलिए, अगला है भारतीय। भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? देखिए, भारतीय का भाववाचक संज्ञा आपको जो हो जाएगा भारतीयता। क्या होगा? भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भारतीयता होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत का विशेषण क्या होगा? भारत का विशेषण भारतीय, लेकिन भारतीय का भाववाचक संज्ञा अगर बोले तो भारतीयता हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कुछ? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, तो देखिए, सिपाही थाने चला गया, ये क्या है? शुद्ध है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, शुद्ध है। उसने 5 जलेबियां खाई, है ना, शुद्ध है। शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया, है ना, शिष्य यज्ञ को अरे भाई, यज्ञ के लिए लकड़ी लाया ना, तो इसलिए यहाँ पर ये आपको यज्ञ को नहीं होकर के यज्ञ के लिए होता तो सही हो जाता। तो शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया, ये आपको क्या है? अशुद्ध है, यानी कि गलत है। अब बताइए, ये प्रश्न आप लोग बैक की क्लास में पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। ये हम लोग ये बोल करके उसको संकेत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? संकेत दे रहे हैं कि अगर तुम मेहनत किया होता तो तुमको अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। तो बताइए ये कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक के बैक क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, नहीं समझ में आया?
अगर कहीं पर ऐसे आ जाए कि यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा पास करोगे, तो यहाँ पर कौन होता? तो वहाँ होता संबंधवाचक, क्योंकि वहाँ पर संबंध बन रहा था परीक्षा का और मेहनत का। लेकिन यहाँ पर है कि राहुल ने मेहनत की होती तो है ना अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, तो ये आपको संकेतवाचक हो जाएगा। अगला है शब्द है, ठीक है, तो शब्द क्या है? तो शब्द ध्वनियों का समूह है। शब्द क्या है? ध्वनियों का समूह ये प्रश्न भी आपको याद रखना पड़ेगा। 25 नंबर में जो ये प्रश्न है आपको, राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, ये केवल सोच करके आप लोग जो है ना, सोच करके इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। बस सोच करके ही, इसको याद नहीं करना, रटना नहीं है। ये सेम टू सेम प्रश्न परीक्षा में नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपको आएगा, जैसे कि हम आपको बोलेंगे कि अगर आप साइकिल सड़क के किनारे किनारे चलाए होते तो आपको ठोकर नहीं लगता। ये हम क्या दे रहे हैं? संकेत दे रहे हैं। अगर आप कोचिंग पढ़ने के लिए डेली आते तो पूरा मैथ अच्छा से बन जाता आपको। संकेत दे रहे हैं ना। अगर ये बोलेंगे अगर तुम डेली कोचिंग आओगे तो तुमको अच्छा नंबर जरूर आएगा, ये भी संकेत हो गया, है ना। यदि तुम कोचिंग आओगे तो पास करोगे, इस संबंध हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो शब्द क्या है? शब्द ध्वनि का समूह। देखिए एक बात बताते हैं, वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि का जो समूह होता है, ध्वनि यानी कि ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज तो होता है, लेकिन आप पढ़े ना कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा किया जा सकता है, उसे ही ना वर्ण कहते हैं। मतलब वर्ण क्या है? तो एक ध्वनि है। तो बहुत सारे वर्ण को मिला करके तब ना एक शब्द बनता है। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि मान के चलिए र आपका एक क्या है? वर्ण है। अब फिर देखिए इस पर आकार लगा दिए, मात्रा लगा दिए, फिर म लिख दिए, तो इस दोनों वर्ण को, वर्ण का समूह बना ना, तो इस वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? शब्द। देखिए वहाँ पर वर्णों का समूह ने दे करके यहाँ पर ध्वनि का समूह दे दिया, क्योंकि वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को ही ना कहते हैं। नहीं समझ में आया मेरा बात? तो वर्ण ध्वनि को ही कहते हैं, तो यहाँ पर ध्वनि समूह दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शब्द किसका समूह है? ध्वनि। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? रटने की कोई जरूरत नहीं इस प्रश्न सब में। जब एक ही शब्द आप बताएंगे दीदी, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक ही शब्द बोलिए, एक ही शब्द दो या दो आगे बोलिए से ना। बार आए, दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, तो यमक अलंकार कहलाएगा ना। एक ही शब्द मतलब एक के रंग का शब्द दो बार आए या दो बार से अधिक, मतलब कम से कम कितना बार आना चाहिए? दो या दो से अधिक बार आए, कम से कम हम पूछ रहे हैं दो बार। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये आपको परिभाषा दिया है और ये परिभाषा आपको यमक अलंकार का है। बात समझ में आ गया? ये आपका राइट आंसर है। आइए आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है ना? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सड़क पर भीड़ लग गई, ये शुद्ध है। ठीक है, ना जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होते हैं, है ना, न ये आपको अशुद्ध है। ना जाने कितने बेशुमार है ना जीव पैदा होते हैं। ठीक है, न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होते हैं। यहाँ पर सीधे ये होता है कि न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। बेशुमार का मतलब हुआ मतलब कितनी ज़्यादा मात्रा में। नहीं समझ में आया? नहीं कहते बेहिचक ये काम करो। तो बेशुमार का मतलब हुआ यहाँ पर मतलब भारी मात्रा में। नहीं समझ में आया? ठीक है, वो बात है। फिर है इसका विपद में धीरताई रखो। बताइए आप लोग सही क्या इसका होगा? विपद में धीरताई रखो, इसका सही क्या होगा? बताइए आप लोग। विपद में धीरता रखो। विपद में देखिए धीरताई नहीं होगा, क्या होगा? धीरता रखो। विपद में क्या रखो? धीरता। ई हट जाएगा। विपद में धीरता मतलब क्या होता है? धैर्य, पैसेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अगला है लड़की ने दही गिरा दी। बताइए इसमें गड़बड़ी कहाँ पर है? बताइए। दही गिरा दे लड़की ने दही गिरा दी, तो इसका सही होगा आपको लड़की ने दही गिरा दिया। लड़की ने दही गिरा दिया। अब कहिए आपको कि ये किस तरह से सही हुआ है? दी तो सही है, दिया कैसे? देखिए दही जो होता है ना, दही जो होता है वो पुलिंग होता है, याद रखिएगा। दही क्या होता है? पुलिंग होता है। दही क्या होता है? ठीक है, तब लड़की ने दही गिरा दी। ठीक है, ये आपको सही नहीं होकर के आपको इसका सही क्या होगा? बताइए। लड़की ने दही गिरा दिया, ये आपको सही होता। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दांत तले उंगली दबाना। बताइए दांत तले उंगली दबाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? इसका होगा चकित हो जाना या आश्चर्य होना, ये भी सही है। ठीक है, चकित का मतलब आश्चर्य में रह जाना। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं को आरोपित किया जाता है
देखिए यहाँ पर क्या है, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टा को आरोपित किया जाता है। देखिए जब मानव वाला बात आ गया तो मानवीकरण अलंकार, समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार हुआ। ठीक है, मानव से संबंधित मानव की चेष्टा उसमें आ गई तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।